हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्क्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन एंड एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर दिस। देखो, आज के लेक्चर के बाद हम बात करेंगे स्क्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। और ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पढ़ना है हाइड्रोजन एटम के बारे में ना। तो जब हम हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, आप सभी को पता होगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो उन सब के लिए हमें आज का लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अपकमिंग लेक्चर्स देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगी वो प्रीवियस लेक्चर देख लो, ताकि आप सभी को ना बेस बना रहे, पता रहे कि क्या चल रहा है टॉपिक में ना। तो हेडिंग लगाओ, स्क्रोडिंगर इक्वेशन, स्क्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, 3D लिख दिया मैंने शॉर्ट में, एंड एनर्जी आइगन वैल्यू, है ना। तो देखो, स्क्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में भी होता है, 2 डायमेंशन में भी होता है ना। देखो, सबसे पहले हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? डेल स्केयर साई प्लस 2m/h कट स्केयर ई साई इजकल टू 0, ऐसे लिख देते हैं ना हम। वरना होती क्या है, -h कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्केयर साई अपॉन डेल एक्स के, वो फॉर्म जो पूरी मैंने इसका डेरिवेशन भी कराया हुआ है ना, उसी को सोल्व करके हमें ये इक्वेशन मिलती है। इस डेल स्केयर साई की जगह मैं ऐसे नहीं लिख देती हूँ, ये वाला है ना, डेल एक्स स्केयर, ये लिखती थी मैं पहले। कब लिखती थी? जब मेरे को 1 डायमेंशन में बात करनी होती थी। 1 डायमेंशन मतलब केवल मुझे एक्स एक्सिस में बात करनी पड़ती थी। लेकिन आज मैं किसकी बात करूंगी? आज मैं बात करूंगी 3 डायमेंशन की, है ना। तो 3 डायमेंशन में क्या केवल एक्स कोऑर्डिनेट आता है? नहीं, 3 डायमेंशन में एक्स के साथ साथ वाई और जेड भी काउंट होते हैं ना। तो मैं आज केवल डेल स्केयर साई बाई डेल एक्स स्केयर की जगह मैं ये डेल लिखूंगी। ये डेल किसके इक्वल होगा? ये डेल मेरा इक्वल होगा डेल साई बाई डेल एक्स प्लस डेल साई बाई डेल वाई। सॉरी, केवल डेल की बात कर रही हूँ तो साई हटा दो अभी, है ना। अगर मैं डेल साई की बात करती तब साई आता है ना। डेल बाई डेल जेड, तीनों एक्सिस के बराबर होगा, एक्स वाई और जेड, है ना। तो मैं क्या एज्यूम करूंगी? मैंने एज्यूम कर लिया एक क्यूब एज्यूम कर लिया, है ना। क्या एज्यूम कर लिया? एक क्यूब एज्यूम कर लिया। यहाँ पे मेरे पास है पार्टिकल, है ना। पार्टिकल के पास देखो एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी और ये जेड एक्सिस भी होगी, तीनों एक्सिस होगी। अभी मान लो ये पार्टिकल कहाँ है? ओरिजिन पे है। ओरिजिन पे जो मेरे कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होता है? 0 0 0 होते हैं, है ना। अब ये मेरे पास क्या है? क्यूब है। क्यूब है यानी सभी साइड मेरी किसके इक्वल होगी? आपस में एक दूसरे की इक्वल होगी। मैंने साइड मान लिया ए, यानी कि सभी साइड मेरी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है ना, ये सारी साइड। तो मेरा जो x है वो 0 टू a जा रहा है ना। देखो, यहाँ पे 0 था, 0 से लेकर मैं पूरी साइड की मेजर करूँ तो कितनी है? a है। ऐसे ही मेरा y कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से लेके a तक जा रहा है। ऐसे ही मेरा z कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेके z तक जा रहा है ना। अब पार्टिकल x y z एक्सिस के अंदर हर पार्टिकल की जो एनर्जी है ना, यानी कि जो नेट एनर्जी है मेरी, वो इस बार किसकी वजह से होगी? Ex प्लस ई वाई प्लस ई जेड, यानी तीनों जो मेरे पास पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तीनों की वजह से एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। और यहाँ क्यों? क्योंकि हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं इस इक्वेशन को मैं ऐसे नहीं लिख सकती? डेल स्केयर साई बाई डेल एक्स स्केयर प्लस डेल स्केयर साई बाई डेल वाई स्केयर प्लस डेल स्केयर साई बाई डेल जेड स्केयर प्लस 2m/h कट स्केयर, है ना। ई साई इजकल टू 0। देखो, अभी के लिए मैं ई साई लिख दे रही हूँ, है ना, ई साई इजकल टू 0, लेकिन बाद में मैं इस ई की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करूंगी। क्या है ई की वैल्यू? ई एक्स, ई वाई और ई जेड। अभी मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी मुझे इनकी वैल्यूज नहीं पता, है ना, इसलिए मैंने अभी सब्सटीट्यूट नहीं किया। मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। देखो, अब मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है। मैं कैसे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगी? देखो, आपने ना जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि मैं अगर एज्यूम करूँ लेट साई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये तो पता होगा साई वेव फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इज इक्वल टू
तीनों कोऑर्डिनेट है इसलिए एक्स वाई जेड। मैंने किसका फंक्शन मान लिया, एक्स एक्स का, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, कैपिटल जेड स्मॉल जेड का। डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल सबने पढ़ा होगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो वाली चीजें है ना। अब क्या मैं इस साई की हेल्प से मैं डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर नहीं कैलकुलेट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। देखो कैसे, कि अगर मैंने लिखा डेल साई बाई डेल एक्स, तो ये वाई और ये जेड मेरे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट। तो मैं इनको एज इट इज लिख दूं, वाई वाई जेड जेड, और इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि डेल एक्स बाई डेल एक्स। ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है ना, स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। और यहीं पे मैं इसका डबल डिफरेंस, क्योंकि मुझे तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसका अगर डबल डिफरेंशिएशन कर दूं, यानी इसी का ही एक बार और डिफरेंशिएशन, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। सेम ऐसे ही मैं y के रिस्पेक्ट में, सेम ऐसे ही z के रिस्पेक्ट में कर सकती हूँ डेरिवेशन। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में, अब देखो x x मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, z z मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, और डेल स्क्वायर y अपॉन में डेल y स्क्वायर, है ना। ऐसे ही मैं z का कैलकुलेट कर सकती हूँ, है ना। z का क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल z स्क्वायर इज इक्वल टू में, अब देखो x x मेरा कांस्टेंट, y मेरा कांस्टेंट, बचेगा क्या, z का मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डेल स्क्वायर कैपिटल Z बाई डेल स्मॉल z स्क्वायर, है ना। तो अब इन तीनों की वैल्यू मैं कहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगी, मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दूंगी, है ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 2, 3, 4 की वैल्यू मैं कहाँ सब्सटीट्यूट करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में। करते सब्सटीट्यूट, देखे क्या मिलता है। तो देखो मैंने अभी लिख दिया है, टाइम वेस्ट नहीं होगा लिखने में। अभी हमने क्या डिराइव किया था, देखो हमने डेल स्क्वायर एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल वाई स्क्वायर की, और डेल स्क्वायर जेड बाई डेल जेड स्क्वायर की, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। अब इन तीनों की वैल्यूज को मैंने कहाँ पुट कर दिया, मैंने जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन थी ना मेरी, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई साई इक्वल टू 0, है ना, इस इक्वेशन में पुट कर दी मैंने। अब मैंने क्या किया, 2m बाई एच कट स्क्वायर ई से यहाँ पे प्लस में था, मैंने इज इक्वल टू के उधर भेज दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2m बाई एच कट स्क्वायर। और मैंने बताया था ई की वैल्यू क्या होती है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, तीनों के इक्वल होगी, है ना भाई। एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट थे ना, तो जैसे मैंने डेल को, यानी जो डेल फंक्शन था हमारा, वो एक्स वाई जेड में लिखा, ऐसे मैं एनर्जी भी लिखूंगी हर पार्टिकल की, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, है ना। तो मैंने वही इसमें सब्सटीट्यूट किया है। देखो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगी, कैपिटल एक्स एक्स, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल जेड स्मॉल जेड से। तो मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूंगी, तो देखो ये वाली, ये दोनों टर्म है, ये तो इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या, केवल एक्स एक्स बचेगा। तो ये मैंने लिख दिया है ना, डिवाइड कर रही तो 1 बाई कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, है ना। सेम ऐसे ही इस वाले टर्म को मैं डिवाइड करूंगी, तो मेरे पास देखो क्या बचेगा, इस वाले टर्म से करूंगी तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, जेड जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1 बाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये मैंने लिख दिया, प्लस में सेम ऐसे ही यहाँ पे इजिकल टू में। अब मैंने क्या किया, ये माइनस 2m बाई एच कट स्क्वायर को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी कर दिया और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया ना। तीनों से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा आप लोगों को, माइनस 2m ई एक्स बाई एच कट स्क्वायर माइनस 2m ई वाई बाई एच कट स्क्वायर माइनस 2m ई जेड बाई एच कट स्क्वायर, ये मिल गया हमें, है ना। तो अब मैंने क्या किया, देखो मैंने x x वाले टर्म को x के साथ इक्वेट कर दिया, y वाले टर्म को मैंने y के साथ इक्वेट कर दिया, z वाले टर्म को z के साथ इक्वेट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अगर आप x की टर्म को आप y के साथ इक्वेट करोगे तो 0 मिलेगा, है ना। एक का डिफरेंशिएशन दूसरे के रिस्पेक्ट में करोगे, y और z क्योंकि हमारे कांस्टेंट थे, तो उनके रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 वैल्यू मिलेगी, यानी कि हम x x को x वाले टर्म के साथ इक्वेट करेंगे, y वाले टर्म को y के साथ और z वाली को z के साथ इक्वेट करेंगे, तो मेरे को 3 इक्वेशन मिल जाएगी। देखो 1 बाई कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स डेल स्क्वायर एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2em एक्स बाई एच कट स्क्वायर, ये आता है ना। अब ये डिवाइड में था, है ना, तो मैं एलसीएम लेके सोल्व करती, इसको एलसीएम लेके सोल्व करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, है ना। मैंने बीच में वो स्टेप नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बड़ा सिंपल है। इस वाले टर्म को जब आप लोग इसके साथ इक्वेट करोगे तो ये माइनस है, उधर साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है ना, ये वाली माइनस
टर्म थी ये इज इक्वल टू इधर आई तो प्लस में हो गई है ना। अब ये 1/X स्मॉल x यहाँ पे आता है ना, मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके x यहाँ पे टर्म आ गई, यहाँ पे जो टर्म थी उसको मैंने 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वो वाले टर्म 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 बन गए, ये x इस वाले टर्म के साथ आ गया, इस वाले टर्म के साथ, समझ में आया। सेम ऐसे ही y के साथ करेंगे, सेम ऐसे हम z के केस के साथ करेंगे। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि हमें क्या मिल गई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है ना। अब जिन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर देखे होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि इसके सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ना। पेपर में हमें निकाल के नहीं दिखाना, डायरेक्ट याद कर लेना है ना, लेकिन पता होना चाहिए कैसे होगा ये। तो देखो कैपिटल X स्मॉल x की जो वैल्यू है इसको सोल्व करूंगी मैं, तो मेरे को मिलेगी a sin bx प्लस c, है ना। ऐसे ही y के केस में, ऐसे ही z के केस में, मैंने शो नहीं किया लेकिन y के केस में भी क्या आएगा, कैपिटल Y स्मॉल y इजिकल टू में a की जगह कोई और कॉन्स्टेंट मान लेना, मान लो आपने x माना या p माना तो p sin q y प्लस r, ये हो जाएगी इक्वेशन। ऐसे ही z के, है ना, मतलब फॉर्म तो यही रहेगी इसलिए नहीं लिखा मैंने। तो देखो x इजकल टू a sin bx प्लस c, अब मैं क्या लगाऊंगी, बाउंड्री कंडीशंस लगाऊंगी। बाउंड्री कंडीशन मतलब sin c इजकल टू 0, sin bx प्लस c इजकल टू 0। देखो मैंने क्या किया, ये c है ना, sin bx प्लस c के इक्वल मान लिया। sin c 0 को कब इक्वल होगा, जब ये bx की वैल्यू क्या होगी मेरी, sin ba की वैल्यू 0 होगी, है ना, बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखो ba, अब ये 0 किस कब होगा, ये 0 कब हो सकता है, जब ba मेरा किसके इक्वल हो, n पाई की इक्वल हो। क्यों, देखो sin bx प्लस c है, ये वाली जो टर्म है मेरी, इसको मुझे सोल्व करना है। मैंने बाउंड्री कंडीशन लगाई, बाउंड्री कंडीशन में मैंने क्या रखा कि जो मेरा bx है ना, ये वाली जो टर्म है मेरी, ये 0 के इक्वल कब आएगी, क्यों, क्योंकि मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी लास्ट में आके, है ना। तो उसके लिए मैं इस बाउंड्री कंडीशन लगा रही हूँ, तो यानी कि ये वाली टर्म मुझे 0 करनी पड़ेगी, sin bx प्लस c। bx प्लस c है, ये टर्म मेरी 0 कब होगी, कब sin c मेरा 0 के इक्वल आएगा, जब ये bx मेरा 0 के इक्वल आएगा, है ना। और x की वैल्यू मैंने यहाँ पे a लिखी है, क्यों लिखी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने कोऑर्डिनेट बताए थे क्यूब के, अगर मैं क्यूब लेती हूँ तो मैंने साइड a ली थी, अगर मैं क्यूबॉइड लेती हूँ तो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस में तीनों में अलग अलग साइड आ जाएगी, a b c मान लो, है ना। तो मान लो x जो कोऑर्डिनेट था मेरा, उसके लिए मैंने तो a ही मानी थी ना साइड, y कोऑर्डिनेट के लिए भी a मानी थी, z के लिए भी a मानी थी मैंने। वो कब था, जब क्यूब था। अगर क्यूबॉइड होता है तो x के केस में a मान लेना, y के केस में b मान लेना, z के केस में c मान लेना, क्योंकि क्यूबॉइड में सारी साइड्स मेरी अनइक्वल होती है ना। तो अभी मैंने x को a के इक्वल माना था, तो sin ba इक्वल टू 0, ba किसके इक्वल होगा, n1 पाई। क्यों, क्योंकि sin 0 मेरा केवल n पाई पे होता है, जैसे sin 180 की वैल्यू 0, sin 360 की वैल्यू 0, है ना, पता होगा इतना। तो b की वैल्यू क्या मिल गई, n1 पाई बाई a, है ना, ये पाई है, पाई बाई a मिल गई। तो यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, x इजकल टू a sin b की वैल्यू, आप bx की वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ से तो क्या आएगी, b की वैल्यू n1 पाई बाई a मैंने पुट कर दिया, n1 बाई ये x था, ये x बाई a, यानी b की वैल्यू जो है मेरी, वो b की वैल्यू यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये है ना, ये आ गई मेरे पास। और प्लस में c वाले टर्म तो मेरे 0 के इक्वल है ही, इसलिए मैंने c यहाँ पे प्लस c ऐड नहीं किया, है ना। तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे a की वैल्यू चाहिए, है ना। a की वैल्यू मिल गई तो मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी। सेम इसी तरह से y की वैल्यू होगी, उसमें क्या चेंज होगा, n1 की जगह n2 हो जाएगा, है ना। और a साइड जो है मेरी, अगर क्यूबॉइड होता है तो इस a की जगह उसके इसमें b आ जाएगा डिनोमिनेटर में, समझे। तो देखो मैं क्या करूँ, इस a की वैल्यू के लिए इसको नॉर्मलाइज करूँगी, है ना। जब भी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होती है ना कोफिशिएंट की, जो साइन या कोस का जो टर्म के साथ कोफिशिएंट होता है, उसको मैं कैसे फाइंड आउट करती हूँ, नॉर्मलाइज करके फाइंड आउट करती हूँ। नॉर्मलाइज करूँ मैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक, क्योंकि x जो है मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 0 से लेके a तक, स्टार्टिंग में बताया था 0 से लेके a तक। कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम नॉर्मलाइज करते हैं, हम ऐसे नहीं करते हैं, साई स्क्वायर dx इजकल टू 1, है ना। या इस साई को आप लोग कैसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेट साई स्टार साई dx इजकल टू 1, एक ही बात है, इसको मोड में लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। क्यों, क्योंकि ये जो साई होता है ना, इसी का कंजुगेट होता है। कंजुगेट मतलब आयोटा वाले टर्म माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाती है और साई वाले टर्म साई स्टार से हो जाती है ना, यानी ये दोनों एक ही बात होती है। जिनको डिटेल में पढ़ना हो नॉर्मलाइजेशन वाला लेक्चर देख लेना।
इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर dx इजकल टू 1। तो इसको जब आप लोग सोल्व करोगे ना तो आपको x की वैल्यू ये मिलेगी, √2/a sin n1 πx बाई a की वैल्यू √2/a मिलेगी। ये √2/a कैसे आई, ये मैंने नॉर्मलाइजेशन वाला जो पढ़ाया था ना उसमें मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट करके बताई थी, √2/a कैसे आती है ना। अभी मैंने इस a को डायरेक्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है ना। तो सिमिलरली हम y के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं और z के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या चेंज आएगा, इस a की जगह b आ जाएगा, n1 की जगह क्या आ जाएगा, n2 आ जाएगा, a की जगह b आ जाएगा, किसके लिए, y के लिए, z के लिए c आ जाएगा और n3 आ जाएगा ना। तो अब मुझे क्या पता था, साई मेरा जो फंक्शन था वो x y z इजकल टू कैपिटल x y z इसके इक्वल था। तो इन तीनों की वैल्यूज तो मुझे मिल गई। तो मेरी जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन थी वो किस टर्म में लिख दी मैंने, 3D फॉर्म में लिख दी है ना। साइन x y z, यहाँ पे x y z की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, साइन n1 पाई x बाई a है ना, साइन n2 पाई y बाई b और यहाँ पे n3 पाई z बाई c है ना। ये वाले टर्म और ये वाले टर्म तीनों में कॉमन आएगी है ना, √2/a, √2/b, √2/c। तो क्या बचेगा, देखो ऐसे नहीं आ जाएगा, ये √2/a, √2/b, √2/c। तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएंगे, बचेगा क्या, केवल ये 2 डिवाइड बाई a b c है ना। तो ये a b c मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझ में आया। तो ये था हमारा क्या, स्क्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। अब हम बात करेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर 3 डायमेंशन है ना। तो इतना नोट करो, फिर वो करते हैं। तो इससे अभी हम बात करने वाले हैं एनर्जी आइगन वैल्यूज की है ना। तो अभी हमें ये इक्वेशन निकाली थी, डेल स्क्वायर x बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर x इजकल टू 0। कब निकाली थी, अभी डेरिवेशन चेक करना पीछे, जब हमने x को हमने इजिकल टू में जो एनर्जी वाले टर्म थी उसके साथ इक्वेट किया था है ना यहाँ पे। तो डेल स्क्वायर x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, अब ये वाले टर्म प्लस में है, इज इक्वल टू के उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में, यानी इस टर्म की जगह मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, बाकी x सेम है। अब इसकी जगह ये वैल्यू मैंने क्यों सब्स्टिट्यूट की, देखो हमें x इजकल टू a साइन bx प्लस c निकाला था हमने, डिफरेंशियल जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन था ये वाली, इसका सॉल्यूशन निकला था हमारे पास ये, जहाँ पे हमने क्या पुट किया था कि जो bx इजकल टू n पाई, क्यों, क्योंकि ये हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, और x की वैल्यू हमारी 0 से लेके a तक टेंड कर रही थी है ना। तो x की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया था, a इजकल टू n पाई के इक्वल आ रहा था, तो b की वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास, n पाई बाई a है ना। अब 2mex बाई एच कट स्क्वायर इजकल टू n1 स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर होता है, जो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। क्यों किया है, देखो जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर साई, जो स्टार्टिंग में लिखवाई थी ना मैंने बिना x y z के टर्म में, वो ये होती है डेल स्क्वायर साई प्लस 2m e साई बाई एच कट स्क्वायर इजकल टू 0। तो डेल स्क्वायर साई प्लस में b स्क्वायर इजकल टू 0, यानी इस जो टर्म है ना ये वाले टर्म, इस टर्म को मैं b के इक्वल लिख सकती हूँ। b के इक्वल लिखूंगी ना, ये मैंने वहाँ पे स्टेप बताई नहीं थी, ध्यान नहीं रहा। देखो ये जो b की जो वैल्यू है ना, ये जो b है यहाँ पे, इसकी वैल्यू ये है, तभी मैं जब जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी हमारी ये वाली, इसका सॉल्यूशन निकाला था तो उसमें b टर्म आ रही थी bx प्लस c। तो ये वाला जो b है ना, ये यही वाला b है, यहाँ से जो मैंने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है ना। तो डेल स्क्वायर साई प्लस में b स्क्वायर इजकल टू 0, यानी कि जो मेरा b स्क्वायर है वो मेरे इस वाले टर्म के इक्वल है 2me बाय एच कट स्क्वायर के इक्वल। तो अगर मैं bx की बात करूँ, x के लिए बात करूँ तो यहाँ पे e का x कंपोनेंट आ जाएगा, y की बात करते हैं तो यहाँ पे e का y कंपोनेंट, z की बात करते हैं तो z कंपोनेंट आ जाता, यानी bx स्क्वायर मेरा किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। और b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की वैल्यू है n पाई बाई a है ना, यानी n पाई बाई a का मैं स्क्वायर करूँ वो मेरा इसके इक्वल हो जाएगा 2mex बाई एच कट स्क्वायर। तो 2mex स्क्वायर बाई एच कट के स्क्वायर के जगह हमने n1 पाई बाई a ये जो वैल्यू थी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है ना। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ex की वैल्यू मैं बड़ी आसानी से निकाल सकती हूँ इस वाली इक्वेशन से। मान लो मैंने bx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी n1 पाई बाई a का स्क्वायर इजकल टू 2mex बाई एच कट का स्क्वायर। तो ex की वैल्यू निकाल लोगे ना यहाँ पे,
है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मैंने यहाँ से ई एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो ई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसको सोल्व करोगे तो n1 स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 8m स्क्वायर। सेम ऐसे ई वाई और ई जेड की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे बी वाई स्क्वायर इजकल टू 2m ई वाई बाई एच कट स्क्वायर। बी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 पाई बाई बी। तो वहां से ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से ई जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल हमें पता है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड होता है ना। तो ये तीनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने पे ये वाले टर्म मैंने सब में कॉमन आन थी, एच कट स्क्वायर बाई 8m, एच कट स्क्वायर बाई 8m, और यहाँ पे भी मैंने कॉमन ले लिया, बची हुई टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या होती है मेरी टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एनर्जी आइगन वैल्यू। किस केस में, स्क्रोडिंगर इक्वेशन इन 3D केस के अंदर, है ना। समझ में आया। देखो एनर्जी आइगन वैल्यू को ये वाला जो मैंने मेथड करा है ना, आप इससे भी कर सकते हो। कई बुक में अलग मेथड से भी होता है। उसमें क्या करते हैं, पहले के की वैल्यू के की टर्म में ही लेके चलते, जैसे मैं यहाँ पे बी की टर्म में लेके चली थी ना, वो यहाँ पे के की टर्म में लेके चलेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक। है मेथड वही सेम है ना, बस थोड़ा सा जो कोफिशिएंट यूज करते हैं उन्होंने अलग कोफिशिएंट यूज करे होंगे, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने बात की स्क्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन में। सो प्लीज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।